बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली अफसोसनाक खबर आपके सामने शमाली वजीरिस्तान से रखनी है और उसके बाद लम से कुछ आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। बहुत ही मेजर आफ्टर शॉक्स हैं डीजी आईएसपीआर का जो वहां पे विजिट था, और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ का विजिट था, मेला मवेशियां हॉर्स एंड कैटल शो, या आपने उसे घोड़ा और गाय शो जो भी कहना है, उसमें जो हालिया विजिट था उसके भी अब आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। बहुत सारी फुटेज आ रही है, डिटेल आ रही है, वो आपके सामने रखनी है। फिर बलूचिस्तान से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। फिर इमरान खान साहब का आज का पैगाम आया है। बहुत आज भरपूर दिन था, भरपूर खबरें हैं। पूरा व्लॉग देखिएगा, आज काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान से, शमाली वजीरिस्तान से है, जहां पर हमारे 4 जवान शहीद कर दिए गए हैं। जी हां, शिद्दत पसंद कहें, दहशतगर्द कहें, अस्करियत पसंद कहें, उन्होंने फायरिंग की है और हमारे 4 जवान, सिपाही असदुल्ला मालाकंड से, सिपाही मोहसन अली मानसेरा से, सिपाही एहसानुल्लाह जमरोद से, सिपाही फरमानुल्लाह चारसदा से, जबकि नायक फरत और सिपाही अजहारुल हक जख्मी हुए हैं। ऊपर जो पहले मैंने 4 नाम आपको बताए हैं वो शहीद हो गए हैं, उनकी आज फिर हमें जस्ते खाकी उठाने पड़े हैं। ये तो सूरत हाल है हमारी शुमाली वजीरिस्तान की, और ये कोई एक दिन की सूरत हाल नहीं है। तकरीबन आए दिन हम आपको बताते रहते हैं कि वहाँ पर केपी में क्या हो रहा है, हमारे जो फ्रंटियर के ऊपर इलाके हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, बॉर्डर की सूरत हाल क्या है। लेकिन यही नहीं, आगे चलिए ज़रा। बलूचिस्तान में कोई नहीं जा सकता, बीएलए वाले सड़कों पर घूम रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीबी हुकूमती एमएनए खालिद मक्सी कह रहे हैं। खालिद मक्सी वही शख्सियत हैं जिन्होंने, याद कीजिए कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान के खिलाफ जो वो नोटोरियस अदम एतमाद थी जो कि जनरल बाजवा की ऑर्केस्ट्रेटेड थी, उसमें वोट किया था और इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश की थी। खालिद मक्सी उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास इमरान खान खुद गए थे। मैं उनके साथ गया था पार्लियामेंट लॉजेस में, इनके पास चलकर गए थे, इनसे वोट मांगा था और इन्हें राजी किया था। हर दफ़ा ऐसे ही करना पड़ता था, जब वोट होता था इनके पास जाते थे, इनके कोई ना कोई मुतालबे होते थे, कहीं ना कहीं नाराज़गी होती थी और इनको हर दफ़ा मनाना पड़ता था। लेकिन असल में ये तमाम इनसे जो जाहिर है, ये जो मैं एक्टिंग तो नहीं कहूँगा, मुनासिब नहीं है, हमसे बड़े हैं, लेकिन ये जो तमाम हर दफ़ा ये एक्सरसाइज होती थी कि जब भी वोटिंग का टाइम आता था खालिद मक्सी रूठे होते थे। हमें बताया जाता था कि जी वो रूठे हुए हैं। अब पता चलता है कि पीछे से असल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त जनरल बाजवा या डीजीआईएसआई इनको कहते थे कि आप ज़रा रूठ जाएं, अपना वजन बढ़ाएं, ताकि पीटीआई वालों का, पीटीआई क्या, इमरान खान को पता चले कि आपको मनाना कितना मुश्किल है और आपका वोट लेना कितना मुश्किल है। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कोई नहीं जा सकता, वहां पर बीएलए वाले जो हैं वो असला लेकर आम घूम रहे हैं। इससे पहले याद कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान असेंबली के फ्लोर पर बयान दे चुके हैं कि बलूचिस्तान हमारे हाथों से जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने यहां तक कह दिया कि बलूचिस्तान के 4-5 अजला ऐसे हैं कि अगर आज वो अलहदगी का, जी ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज वो अलहदगी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको मान लेगी और वो पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं, ये हालात हैं। और फिर उन्होंने एक्यूज किया मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को, नाम लिए बगैर, कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो वो अफगानिस्तान गए और उन्होंने अफगान तालिबान के साथ सब मामला तय किए। और फिर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जाहिर है जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया इसलिए मैं इस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इन्होंने सब किए कराए पर पानी फेर दिया और जो किया कराया था उसको तबाह कर दिया और इनसे सब कुछ करके इनके हाथ में दिया, ये उसको भी कामयाब नहीं कर सके। कल की जो खबर थी हमारे व्लॉग में हम कवर नहीं कर सके थे, वो खबर ये थी कि जो गवादर से बुलान की साइड का एरिया है और खुजदार का और ये जो मलक्का इलाके हैं, इनमें बीएलए ने नाके लगाए हुए थे सड़क पर और पिछले 8-9 घंटे से वो हर गाड़ी को रोककर चेक कर रहे थे। और वहां पर स्टेट ऑफ पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कोई नहीं थे। अवाम उनको तलाशियां दे रही थी, वो अपनी मर्जी से लोगों को छोड़ रहे थे और मर्जी से रख रहे थे। अभी चंद दिन पहले आपको खबर दी है कि कोयटा से जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के अंदर, मीन जाहिर है कोयटा भी पाकिस्तान का इलाका है, लेकिन कोयटा से पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के अंदर, कोयटा से शुरू होकर जो बसें आ रही थी उनमें से एक बस जिसके ऊपर फैसलाबाद के लोग सवार थे, उनको उतार कर कत्ल कर दिया गया था। 7 लोगों को कत्ल किया गया था। पूरी कहानी आपके सामने हमने रखी थी कि किस तरीके से उनका बेमाना कत्ल किया गया था, क्योंकि वो कोयटा से लाहौर की तरफ वो बस आ रही थी। उसके बाद फिर बसें चलाने वालों ने बेचारों ने हड़ताल कर दी थी, बसें बंद कर दी थी, क्योंकि वो वहां बलूचिस्तान में सेफ महसूस नहीं कर रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अब तो खालिद मक्सी साहब का अपना बयान है कि बलूचिस्तान में भी कोई नहीं जा सकता। फजलुर रहमान साहब का बयान मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा उमर अयूब साहब भी बयान दे चुके हैं कि वहां झंडा नहीं लहराया जा सकता पाकिस्तान का, वहां पर कौमी तराना नहीं पढ़ा जा सकता पाकिस्तान का। ये तमाम बयान देखिए, शमाली वजीरिस्तान की आज की सूरत हाल देखिए, और अब मैं आगे आपको बताता हूं कि आगे जो हमारी मिलिट्री टॉप लीडरशिप है उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। पहली खबर जरा सुन लीजिए। अहमद फराद, आपको पता है कश्मीरी शायर है और बहुत ही
बेहतरीन एक पाकिस्तान के शहरी, कश्मीर के शहरी, जिनके अंदर आज़ादी की तड़प है, जिनके अंदर ह्यूमन राइट्स की तड़प है, जिनके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की तड़प है, जो अपने हक के लिए खड़े हैं। इनको आईएसआई ने अगवा किया था, इनको वो छोड़ नहीं रहे थे। फिर भला हो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन सुनी थी जो इनकी बीवी ने दायर की थी, और फिर उन्होंने जब कहा कि सेक्टर कमांडर को हाजिर किया जाए, तो ये अहमद फराद साहब को फिर अचानक कोहाला पुल के ऊपर ला के छोड़ा गया, और पुलिस ने कहा कि हमें कोहाला पुल से मिले, और इन पर एफआईआर दे दी और इनको कश्मीर के एक थाने में बंद कर दिया। और काफ़ी दिनों के बाद इन्हें वहाँ से ज़मानत मिली। उसके बाद से ये लगातार बरसरे पैकार है। जो जुल्मत है उसकी शब के ख़िलाफ़ जो भी प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना 26 नवंबर, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर थे। इनके साथ, इनके हाथों में लोग शहीद हुए, इनके हाथों में उनका खून जो है वो लगा हुआ था, इनके कपड़ों पर उनका खून लगा हुआ था। लेकिन इनको अब सज़ा ये दी गई है कि इनकी बीवी पर झूठा कत्ल का मुकदमा कर दिया गया है। जी हाँ, इनकी बीवी पर झूठा, उनकी जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग है नीचे कोई किसकी मौत हुई किसी की, और उसकी लाश वहाँ पर मिली, और वो लाश इनकी बीवी पर डाल दी गई। इन पर नहीं डाली गई, इनकी बीवी पर डाली गई। और वजह क्या थी, उस वक्त क्यों डाली गई थी? क्योंकि वो परसू कर रही थी अपने शौहर के अगवा को, और उनको खामोश एजेंसीज करवाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोश नहीं हुई, जिसकी वजह से उन पर झूठा कत्ल का मुकदमा डाल दिया गया। जमानत पे थी। अब जज ने तमाम सबूत, तमाम बातें सुनने के बाद केस खारिज करने की बजाय इनकी बीवी का आज रिमांड दे दिया है। एक तरफ मैंने आपको जो वजीरिस्तान में हुआ वो बताया है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो बताया है। कश्मीर जाहिर है हमारा बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट है। अहमद फराद कश्मीर से हैं, पहले उन्हें आईएसआई ने अगवा किए रखा, उनके साथ क्या सलूक किया, अब उनकी बीवी के ऊपर झूठा कत्ल का। ये मैंने खबर पढ़ दी, आपने सुन ली, मैंने तज्जिया कर दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जरा महसूस कीजिए कि अगर ये आपके घर में किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो फिर क्या हो। मीन झूठा कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज करके उनको जो है वो जेल की काल कोठरी में डाल दिया। अब आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो भी आपको इसी से रिलेटेड बताएंगे कि हमारे टॉप ऑफिशियल्स जो इस वक्त बैठे हैं उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। फिर मैंने लम्स और हॉर्स एंड कैटल शो की तरफ भी आना है, क्योंकि उसके भी आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अब महसूल भी हो रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। अगली खबर है जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खेती बाड़ी की ठानी है, और अब चोलिस्तानी जो छोटे छोटे काश्तकार हैं 100 की तादाद में, वो रोते बिलकते लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है, उसके बहावलपुर बेंच से। उन्होंने वहां पर आके इस्तदा की है कि उनके बुजुर्गों ने कई दहाइयां पहले, शायद 70 साल पहले, शायद 100 साल पहले, 100 तो नहीं हुए होंगे, पाकिस्तान बनने से बाद ही ये प्रोसेस शुरू हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बहुत दहाइयों पहले से वो वहां पर आबाद हैं। उन्होंने रेत के उन टीलों को, जाहिर उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं थे, कुछ नहीं था, हाथों से, बैल से, हल से मेहनत करके उन्होंने उन रेतली ज़मीनों को आबाद ज़मीनें बनाया। उनसे जाहिर रेत उठाई, नीचे से ज़रखेज़ ज़मीन निकाली, उसको काश किया, बार बार काश किया, और उसकी साख्त को तब्दील किया, या साख्त को काश के काबिल कम अज़ कम बनाया, और इस पर उनकी नस्लें रुल गईं। और आज जो हमारी मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं उन्होंने फैसला किया है कि अब हमने खेती बाड़ी करनी है, तो उन्हें उस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, और उनको नहीं पता कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि उनके घर भी उसी ज़मीन के अंदर हैं, वहीं पर खेती बाड़ी करते हैं, वहीं पर रहते हैं, वही उनका ब्रेड एंड बटर है, वही उनकी लाइवलीहुड है, और वो वहाँ पर सदियाँ तो चले नहीं कह सकते, लेकिन सदियों जैसा वक्त ही उन्होंने वहाँ गुजारा हुआ है, और उन्हें कोई पता नहीं वो कहाँ जाएंगे और क्या कमाएंगे, उनसे उनका घर जो है वो छीना जा रहा है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक बहुत ही उम्दा जज हैं, उन्होंने, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा फिर उनके पीछे पड़ जाएंगे, उन्होंने फैसला किया था, इसी तरह के केस में फैसला किया था कि अगर किसी ने ज़मीन आबाद कर रखी है और वो ज़मीन आपको चाहिए और गवर्नमेंट की ज़मीन है और आपने नीलाम करनी है, तो नीलाम करने में पहला हक उन्हें दें। पूरी दुनिया में ये मरवजा असूल है। अगर आप कहीं पर किराएदार भी हैं, लीज आपने ली हुई है, और अगर वो प्रॉपर्टी बिकती है तो पहला हक आपको दिया जाता है। और ये तो मैं प्राइवेट बात कर रहा हूँ, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई तो रियासत की प्रॉपर्टी है, और वो रियासत के शहरी हैं, मीन वो रियासत में हिस्सेदार है, रियासत पर उनका हक है। अगर रियासत का उन पर हक है तो उससे पहले उनका रियासत पर हक है। और वो गरीब लोग हैं, उन्होंने दहाइयां लगाकर इस जमीन को आबाद किया है, अब उनको निकाला जा रहा है। 100 के करीब चोलिस्तानी जो है गरीब मफलूकुल हाल लोग, वो अब हाई कोर्ट की पता नहीं फी उन्होंने कैसे अफोर्ड की होगी, वकील कहां से किया होगा, वो हाथ जोड़े हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं कि जनरल साहबान से कहा जाए कि हमें जमीन से बेदखल ना किया जाए। अब हाई कोर्ट क्या, यहां तो सुप्रीम कोर्ट सामने लेटी हुई है, तो कौन जनरल साहबान को कहेगा कि आप ये जमीन ना लें। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पिसे हुए तबके की खबर है, मैं इस पर नजर रखूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारों की ऐसी खबरों में दिलचस्पी नहीं है, जब ऐसी खबर देते हैं तो आप कहते हैं गिल साहब क्या बोरिंग खबरें आप दे रहे हैं, कोई और मसाले वाली खबर बताएं। तो इसलिए भले आपको ये पसंद आए ना आए, मैं इस खबर को फॉलो करता रहूंगा और आपके सामने जो मेरा फर्ज है आवाज उठाने का, वो आवाज आपके सामने उठाता रहूंगा। अच्छा, कई दोस्त कहते हैं कि आप हमें सिर्फ इमरान खान साहब की जेल की सूरत हाल बताया करें, ये ना बताया करें। ये भी इमरान खान की खबर है जो मैंने अभी आपको दी है। अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो जो काम मैं कर रहा हूं वो उनके लिए वो कर रहे होते, वो इन चोलिस्तानी गरीबों के लिए आवाज उठा रहे होते। ये भी मैं इमरान खान का ही काम कर रहा हूं, जब किसी पिसे हुए तबके की बात कर रहा हूं, जब मैं अहमद फराद और उसकी बीवी के हकूक की बात कर रहा हूं, जब मैं वजीरिस्तान के अंदर हमारे शहीद फौजियों के साथ क्या हुआ है वो बता रहा हूं, जब मैं खालिद मक्सी ने कहा है कि बलूचिस्तान में अब कोई जा नहीं सकता वो खबर दे रहा हूं। ये तमाम वो बातें हैं, अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो वो करते।
ये उन्हीं का पैगाम है। जाहिर है कुछ खबरें डायरेक्टली उनसे रिलेटेड होती हैं और कुछ उनके नजरिए से रिलेटेड हैं। कई दफा आप मिक्स करते हैं कि हम इन खबरों को क्यों शामिल करते हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो जाहिर है इन्हीं से रिलेटेड खबर अब आपके सामने रखनी है, जो लम्स में आफ्टर शॉक्स आए हैं। लम्स से नई वीडियो फुटेज सामने आई है। आवाज मैं नहीं सुनवाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ही खतरनाक बातें हैं। खतरनाक कोई ऐसी नहीं कि उन तलबा ने कोई जुल्म कर दिया है, वो कड़वा सच है जो तलबा बोल रहे हैं, जो शायद मैं बोलूंगा तो फिर हाहाकार मचा देंगे। और मैंने आपको बताया कि मैं वो अकलौता लोन वुल्फ आप कह लें मुझे, या मुझे ऐसा शख्स कह लें जिसके साथ किसी की नहीं बनती। जो भी आपने कहना, अच्छा कहना, बुरा कहना, दोनों दोनों मैंने आपको ऑप्शन दिए। मेरी तो जान के दुश्मन पहले ही सारे हैं, तो फिर अंदर और बाहर से मेरे पर हमले हो जाते हैं कि ये देखें पार्टी पॉलिसी ये है, ये इन्होंने क्या चला दिया है, क्या सिखा दिया है, इन्हें कोर कमेटी से निकालो, इन्हें पॉलिटिकल कमेटी से, फिर वो तमाम टाउट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा मुहतात रहता हूं बहुत सारी बातों में। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये फौज की मलकियत नहीं है, ये हमारी है। ये मुल्क जो है ये फौज की मलकियत नहीं है, ये हमारा है। ये नारे तलबा लगा रहे हैं। अब इन नारों पर मैं क्या तबसरा करूं, लेकिन ये आपको बता सकता हूं कि चंद दिन पहले ही शाकिर अवान साहब ने जो इंटरव्यू किया था मलिक साहब का, जो हमने आपके सामने भी रखा था, उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था मलिक साहब ने कि जब DGISPR से इसी तरह के सख्त सवालात लम्स में किए गए तो उन्होंने कहा अगर आपको फौज का किरदार पसंद नहीं है तो आप पाकिस्तान छोड़ दें। ये मैं नहीं कह रहा, दोबारा शाकिर अवान साहब ने ये रिपोर्ट किया था इंटरव्यू मलिक साहब का, और उन्होंने ये बताया था, आंखों देखा हाल बताया था कि वहां DGISPR ने कहा कि आप फिर पाकिस्तान छोड़ दें। तो उस पर क्या लेदे हो चल रही है उस दिन की, वो तो आपको पता ही है। और अब ये आफ्टर शॉक्स वहां से आ रहे हैं कि लम्स के तलबा जिन्हें सब मम्मी डैडी कभी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, आप जो उनका शऊर है उसको देखिए, जो उनका रिजॉल्व है उसको देखिए, और जिस तरीके से वो खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं उस चीज को देखिए, तो आपको समझ आएगी कि सोशल मीडिया हो या ग्लोबलाइजेशन हो, इसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है और अब लोग सोचने पर मजबूर हैं कि सब कुछ क्या चल रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है, और वो अब नई फुटेज जो आ रही है, और फुटेज आ रही है इस वक्त मेला मवेशियां या घोड़ा और गाय शो या हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर से, जहां पर बड़े ही इन्हमाक के साथ मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री इकट्ठे बैठे हैं, महवे गुफ्तगू हैं और बहुत ही इन्हमाक के साथ एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उसके अंदर गुफ्तगू के अंदर एक दूसरे की गुफ्तगू के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और अब अगर मरियम साहबा का इतना ज़्यादा इन्हमाक वाला डिस्कशन चल रही है तो इनसे कोई सिविल सुप्रीमेसी की ही बात कर लें। नॉर्मली तो एक पेज पर लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला एक पेज से आगे है। मीन अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर लग रही है, तो क्यों ना इनसे आप कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात कर लें। जो आपके अब्बा कहते रहे वोट को इज्जत दो, कम से कम आप लोग ही इज्जत ले लें। खैर ये अलग बात है कि आप लोगों का सिविल सुप्रीमेसी से कोई लेना देना नहीं है, आप तो खुद इसी जनरल्स के गमले में पैदा हुए हैं, नस्ल दर नस्ल आप वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। लेकिन बहरहाल चलें, धोखे के लिए ही सही कोई ऐसा बयान दे दे, क्योंकि बाकी किसी को तो छूट नहीं है। कम से कम आप कुछ भी कह देंगी तो मैं आज खुले लफ्जों में कहता हूं कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपको कोई पूछ नहीं सकता। आज भले दोबारा आप नारे लगवा दें, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जैसे पहले आपने लगवाए थे, यकीन करें आज भी आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आपको मुकम्मल इम्यूनिटी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसलिए एक तो ये जो वहां से गुफ्तगू आ रही, उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। डिफरेंट लोग जो बहुत ज़्यादा आप कहें कि मामलात को समझते हैं या अंदर की इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनमें से कईयों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो रेट्स शाया किए हैं, किसी ने कहा है कि 70 लाख रुपए में राहत फ़तेह अली खान आए, तो किसी ने कहा कि 4 करोड़ रुपए में आए, तो किसी ने कहा कि 3 करोड़ में आए। डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हैं, अनाउंसर से लेकर तमाम चीज़ों में, और ओवरऑल खर्चा जो है वो अरबों रुपए में जाता है। दूसरी तरफ चोलिस्तानी जो गरीब काश्तकार है, बिल्कुल गरीब काश्तकार, 2-2, 4-4, 1-1, 3-3 एकड़, ऐसे लोग जिनके घर में रोटी पूरी नहीं पकती, वो हाई कोर्ट में वकील पता नहीं कहां से कर्जा लेके वकील करके जनरल साहबान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि हमें हमारे घरों से बेदखल मत करें। अच्छा जी, इसी में से अगली खबर निकलती है, और वो अब अज़मा बुखारी साहबा ने खुशखबरी सुनाई है कौम को। खुशखबरी तो बनती है, जाहिर है, सारी जो भी आपने पिछले दिनों में जो कुछ भी देखा है उसके बाद खुशखबरी तो कौम को मिलनी थी। अब आप घबरा ना जाइए कि मैं किस खुशखबरी की बात कर रहा हूं, मतलब कि आप ये ना समझ लें कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है या इस तरह की किसी चीज़ पे ना घबरा जाइएगा कि हमने वो पैसे गिनने कैसे हैं। खुशखबरी ये दी है अज़मा बुखारी साहबा ने कि मरियम नवाज दूसरी खातून वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं। ये हमने चंद दिन पहले ही आपको बताया था कि चौधरी साहब ने सबकी जिम्मेदारी लगाई है, और जो कल नहीं बल्कि आज सुबह के व्लॉग में हमने आपके सामने पाकिस्तान की तमाम अखबारात का फ्रंट पेज रखा था, जिसमें यह बताया था कि तमाम फ्रंट पेज जो हैं वो चौधरानी कह लें या आप उन्हें रानी कह लें या महारानी कह लें, या अब तो उनका भी जो रुतबा है, जो उनका खड़ाक है, जो उनका मैं ये कहूँगा कि जितनी वो दबंग है, उनको आप जनरल ही कह लें। वो भी अब कोई जर्नैल किस्म की वो खातून लगती हैं, तो वो जो जर्नैल किस्म की खातून है वो भी अब
اب اگلی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور عظمہ بخاری نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلی وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں. ہم نے یہ بات آپ کو چند ہفتے پہلے بتائی تھی, کوئی اس میں میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا, یہ کوئی اندر کی خبر میں نے آپ کو نہیں دی تھی, یہ میرا تجزیہ تھا. بہت سارے اور لوگوں کا بھی تجزیہ ہوگا, آپ میں سے بھی کئی لوگوں کا ہوگا, تو میں ہرگز ایسا کوئی آپ کے سامنے جاوید چودھری صاحب کی طرح کوئی ایسا افلاطون نہیں بن رہا کہ یہ بات صرف میں نے آپ کو بتائی تھی. میرا خیال ہے نوشتہ دیوار ہے, آپ سبھی پڑھ رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو 2 ہفتے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اب ان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں چل پڑی ہیں, اور یہ جو اخبارات میں پوری کی پوری اخبارات ایک قسم کی ان کے لیے درباری قسم کی زبان کے ساتھ پورے پیج چھائے ہوئے ہیں. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملٹری کی سائڈ سے جو مشتاق صاحب ہیں انہوں نے میڈیا کو احکامات دیے کہ یہ پورے کا پورا پیج جو ہے یہ مریم کے لیے چھاپنا ہے. تو اب دونوں طرف سے, سول ہو یا ملٹری ہو, بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور کا امیج بنے نہ بنے, بھلے ہمارے اپنے پلے ککھ نہ رہ جائے. مطلب جو ڈی جی صاحب کے ساتھ ہوا, دوسری طرف بھلے ہمارے پلے ککھ نہ رہ جائے, لیکن مریم نواز کا امیج جو ہے, برانڈنگ جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی. جب ایسے آہنی ہاتھ مریم صاحبہ کی برانڈنگ کی ذمہ داری لے لیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کی برانڈنگ جو ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کی جو برانڈنگ ہے وہ پھر بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی برانڈنگ کو اب محفوظ ہاتھوں نے اپنے اندر تھاما ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ان ہاتھوں نے تھام لیا ہے تو اب دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی. اب وہ برانڈنگ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جائے گی, برانڈنگ کہہ رہا ہوں, وہ برانڈ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا مریم نواز شریف صاحبہ کا, اور ایک دن ان کو وزیر اعظم بنوا دیا جائے گا بہت جلد. شہباز شریف بیچارے تھوڑے کنگڑے پھر رہے ہیں, نہ ہی وہ ہارس اینڈ کیٹل شو, کہیں انہیں منہ نہیں لگایا جاتا, نہ چولستان میں نہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں. غلطی سے ایک جگہ وہ اماراتی صدر کی میٹنگ میں مریم صاحبہ کے ساتھ چلے گئے تھے, وہاں کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی دن اندر کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. خبریں اور بھی تھیں, لیکن چلنے سے پہلے میں نے صرف آپ کو, کل میں نے اس پر ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, آپ کو بتاؤں گا. عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے, میں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے, سب نے کیا ہے. اس کے اوپر صرف ایک بات چلتے چلتے بتاؤں گا. اس ٹویٹ کے اوپر میں نے مکمل کل کے ویلاگ میں پہلا ٹاپک وہ رکھنا ہے, کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں جو انہوں نے کی ہیں, اور ان کی مجھے تھوڑی سی انفارمیشن اور چاہیے, کیونکہ ابھی ٹویٹ آیا ہی ہے. تو جو لوگوں نے مل کے آئے, میں ان سے بات چیت پہلے کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس ٹویٹ کی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو فارغ کرنے کی وجہ بتائی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پارٹی ڈسپلن بار بار توڑ رہے تھے, اس لیے ان کو فارغ کیا. عمران خان نے کہا میں نے انہیں بار بار منع کیا کہ پارٹی کے خلاف بیانات نہ دیں, اپنی ہی پارٹی کے خلاف جنگ نہ کریں, وہ باز نہیں آئے, تو پھر ان کو نکالا گیا ہے اور اب ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو میڈیا ٹیم ہے, جو بھی ایک دو لوگ ان کے ساتھ, میڈیا ٹیم تو کیا ہونی, کوئی ایک آدھ ہوگا بندہ جو ان کے ٹویٹ ری ٹویٹ کرتا ہے, اس نے پڑھے بغیر ہی اس نے چھکا مار دیا, عمران خان صاحب کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا ہے. اسکرین شاٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, کیونکہ نیچے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری بات کیا کی ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ کا نظریے سے کوئی لینا دینا نہ ہو, آپ کا مقصد صرف خانہ پوری ہو, ٹک مارک کرنا ہو. تو کیونکہ آج کل یہ حساب ہوتا ہے کس نے ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہے, کس نے نہیں کیا, تو انہوں نے ٹھوک کے ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کر دیا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.